वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एफईआई एग्रीकल्चर के पार्ट नंबर 2 को लेके मैं मुख्तार सर आपके साथ फिर एक बार मुखातिब हूँ। लेट अस डिस्कस द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जहाँ तक बात हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की है, नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कल्टिवेट शाबाश किए जाते हैं। व्हेन वी लुक एट द इंडिया, वी आर हैविंग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बिकॉज ऑफ दोज रीजंस, उसकी वजह से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे अलग अलग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ओए होए होए, मैंगोज, हाँ, महाराष्ट्र के तो मशहूर है ही। ऑरेंजेस, नागपुर को कौन भूल सकता है। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं। लीची जो है वो गावा, लीची एंड गावा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में। मेघालय के पाइन एप्पल्स, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ग्रेप्स, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट, ये जी बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में कल्टीवेट किए जाते हैं और इनको कंज्यूम भी किया जाता है लोकली। हिंदुस्तान जो है लगभग दुनिया का 13% जो है वेजिटेबल भी ग्रो करता है। ठीक है सर। इसके अलावा कॉलीफ्लावर्स, पी, कैबेज, ऑनियंस, टमाटो, ब्रिंजल जैसे बहुत सारे जो हैं अलग अलग किस्म के जो हैं तैयार किए जाते हैं और इनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी ले जाया जाता है। ठीक है। अगर पूरी दुनिया में देखें तो फ्रूट्स के हिसाब से हिंदुस्तान पूरी दुनिया का लगभग 10% जो है वो है, क्या नाम इसका, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में से जो है फ्रूट्स जो है वो कल्टीवेट करता है। आई बात समझ में। इसके बाद इन्हीं क्रॉप्स के हवाले से अगर हम आगे चलते हुए तो रबर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेटोरियल क्रॉप कंसिडर किया जाता है। हिंदुस्तान के ट्रॉपिकल रीजन में इसको बहुत बड़े पैमाने पे कल्टीवेट किया जाता है, बट देर आर सम रीजन्स विच लाइज बेसिकली इन द सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले इलाकों में भी हिंदुस्तान की कहीं कहीं पे रबर कल्टीवेशन की जाती है। लेकिन इसके हवाले से आप कुछ बात याद रखेंगे। सो फार एज द कल्टीवेशन ऑफ रबर इज कंसर्न, ये सिंगल क्रॉप फार्मिंग है, इसको हम प्लांटेशन में लेते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ रबर कल्टीवेशन के लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है रेनफॉल भी होनी चाहिए एंड द टेम्परेचर शुड बी अराउंड शाबाश 25 डिग्री सेल्सियस। ओके। ये जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को और खासकर जहाँ पर ये टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं। मेनली दिस क्रॉप इज ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। दीज आर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके। और गारो काशी हिल्स जो है मेघालय में, वहाँ पर भी इसको कल्टिवेट किया जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ साथ। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो है 5वें नंबर पे आता है रबर प्रोडक्शन में। ये आप याद रखेंगे। इंडिया ऑक्यूपाइज द 5th पोजीशन इन द होल वर्ल्ड एज फार एज द रबर प्रोडक्शन इज कंसर्न। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में टायर्स, ट्यूब, साइकिल्स को बनाने में, फुटवेयर्स को बनाने में या बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है वो ऑटो टायर्स और ट्यूब्स को बनाने में किया जाता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फाइबर क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिनसे हमें फाइबर्स हासिल होते हैं और जिनसे हम जो है बाद में कपड़े, बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो है कॉटन और उसके बाद जूट आता है। इसमें सिल्क भी आता है जो हम सिल्क कोकून्स से हासिल करते हैं और ये सिल्क कोकून्स के बारे में आप भाई साहब याद रखेंगे। ये जो है एनिमल्स रहते हैं, इनको हम मलबरी जो लीव्स हैं उनको, उनके ऊपर इनको ग्रो किया जाता है या उनको खा के ये तैयार होते हैं और अल्टीमेटली हमें सिल्क वर्म से सिल्क कोकून्स जो है, सिल्क जो है हासिल होता है। ओके। पहले हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप कंसिडर किया जाता है। ज़बरदस्त इसकी इंपॉर्टेंस है हिंदुस्तान में। देयर आर सम दीज इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं टेक्सटाइल्स, नहीं क्या बोलते हैं इसको, कॉटन के ऊपर। और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में जो है इंडिया कंसिडर किया जाता है कॉटन के हवाले से। ब्लैक सॉइल जो डेक्कन की है उसके ऊपर इसको बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेट किया जाता है और इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। व्हेन वी लुक एट इट्स ग्रोथ, व्हेन वी लुक एट इट्स कल्टीवेशन, बिल्कुल लाइट रेनफॉल, हाँ, हाई टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है एंड एज फार एज द आइडियल ग्रोथ वी नीड एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड व्हेन वी लुक एट द इंडिया इट मैच्योर्स विद इन 8 to 10 मंथ। जो इंपॉर्टेंट रीजन हिंदुस्तान के हैं उसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स आते हैं। तमिलनाडु को कौन भूल सकते हैं, वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है पंजाब, हरियाणा,
ये भी इंपॉर्टेंट रीजन्स कंसिडर किए जाते हैं कॉटन के हवाले से। और इसके बाद जो जूट हमारा है उसको याद रखेंगे आप, जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट बैग्स को बनाने में या बाकी सारे मैटिंग्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉटन के कंपैरिजन में इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत जो है अच्छा टेम्परेचर और उसके साथ साथ अच्छी रेनफॉल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आजकल के दौर में चूंकि ये अपना मार्केट लूज़ कर रहे हैं दोनों क्रॉप्स, खासकर जूट, क्योंकि इनके बदले में सिंथेटिक फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हिंदुस्तान के हवाले से जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, दो चीज़ें आप याद रखेंगे, वो हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। किसी चीज़ का भी डेवलपमेंट नई टेक्नोलॉजीज और इंस्टीट्यूशन की मदद से ही किया जा सकता है। हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये अगर हम देखें कंपेरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करने में, तो ये बहुत पीछे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारी लैंड अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ही हमें एग्रीकल्चर सिस्टम में रिफॉर्मेशन लाने होगी, और दोनों तरीकों से, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ये जो है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन? हम वो सारे मेथड्स, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो बाकी दुनिया के हिस्सों में इस्तेमाल किए जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, उनका इस्तेमाल करें। हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, हम एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करेंगे, हम बाय कॉम्बाइनर्स, थ्रेशर्स, वो सारे मशीनरीज जो पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में की जाती हैं, उनका इस्तेमाल करके ही हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन ला सकते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, ठीक है सर, और वो सारे इंस्टीट्यूशंस जिनकी मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट लाई जा सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसीज, बैंकिंग्स, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी मदद से जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट ला सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देख सकते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारे पास लेबॉरेटरीज़ हैं, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो सकता होता है। क्रॉप इंश्योरेंस करने के लिए इंश्योरेंस एजेंसीज रहती हैं, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। तो इन सबको मिला के, या ज़मींदारी को एबॉलिश करना, ये एक अच्छा पॉइंट हो, तो इन सबको मिला के ही हम एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन ला सकते हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं तरीके हैं, ये वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो जाए। ठीक है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले से ही एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के हवाले से 1960s और 70s के ही दौर में इन्होंने जो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, और उस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह का वो सिस्टम सामने आया था। और इसके अलावा 1980s और 1990s के दरमियान जो है ज़बरदस्त जो है नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशंस के हवाले से, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और ये इंश्योरेंस एजेंसीज़ का वो सिस्टम लाया गया ताकि किसान और उसका जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है या उससे जुड़ी हुई जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है सर, इसके बाद में आजकल आप देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि फार्मर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके एग्रीकल्चरल सेक्टर में अपना जो है रोल प्ले करवा के एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट सिस्टम है उसको हम तक या उसको हासिल करने में वो कामयाब हो जाए। और इसके अलावा जो मेन इसका जो फोकस था वो था कि किसी भी सूरत में किसान जो है एक्सप्लॉइट ना हो सके, और एक दूसरा ये कि उसकी वजह से होने वाली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से हो, उसका भी फ़ायदा हो और ओवरऑल नेशन का भी इसमें फ़ायदा हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे पास अभी भी लोग या किसान जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चले जाते हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है, गांधी ने अपना जो है जिसको हम कह सकते हैं ना स्पिरिचुअल हायर, जो अपना जानशीन एक बंदे को बनाया था, उसका नाम था विनोबा भावे। ठीक है सर, विनोबा भावे एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हिस्ट्री में रही है। अब गांधी जी के मरने के बाद, गांधी जी के यहाँ से जाने के बाद, ये अलग अलग जगहों पे पद यात्रा जिसको हम बोलते हैं करता है, पैदल जाता है अलग अलग हिस्सों में, तो लोगों की तकलीफ़ें सुनता है और उनको ठीक करने के लिए कोशिश करता है। एक बार वो पदयात्रा पे निकले हुए थे और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों से गुजरता हुआ जा रहा था। बहुत सारे लैंडलेस जो फार्मर्स है उसके पास आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे लिए लैंड का वो प्रपोजल उनके पास रखें।
तो इसने उनको एश्योरेंस दिया कि मैं ऐसा करूँगा। लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग सामने आए जो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन रखने वाले लैंड लॉर्ड्स थे। उसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगा श्री रामचंद्र रेड्डी। ये खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ज़मीन में से लगभग 80 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो ये 80 लैंडलेस फार्मर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसको बाद में नाम दिया गया इस सिस्टम को बोधान इसको कहा गया। और बाद में कुछ बड़े ज़मींदार भी सामने आ जाते हैं जिनके पास विलेजेस थे ज़मीन के, और उन्होंने कुछ ज़मीन जो विलेजेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उन लोगों में जो वहाँ पर रहा करते थे। वो ज़मीन उन्होंने दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, यानी कि गांव के गांव उन्होंने चैरिटी में दे दिए उन लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसी गांव में रहने वाले लोगों को। इसको नाम दिया गया ग्रामदान। तो ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन, चाहे वो क्या नाम इसका, ये मतलब ये बोदान हो या ग्रामदान हो, इस रेवोल्यूशन को नाम दिया गया ब्लडलेस रेवोल्यूशन। हाँ, ग्रामदान बोदान इसको कहा गया, लेकिन ये इसी विनोबा भावे की वजह से मुमकिन हो पाया था। ठीक है सर, अगर हम देखें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आज़ाद होने के बाद से ही लेके आज तक हम देख सकते हैं कि इसका अच्छा खासा शेयर जीडीपी में या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आता है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि आज़ाद होने के साथ ही हिंदुस्तान का जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर था जिसमें ज़्यादा तवज्जो दी गई वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को भी धीरे धीरे करके डेवलप किया गया। आज हम देखते हैं कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का शेयर हर दिन बढ़ रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड गुड एज फार एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज कंसर्न। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भूल गए, नहीं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर का हम यहाँ पर नाम लेंगे, क्योंकि मोर देन 52.1% एम्प्लॉयमेंट आज भी इसी सेक्टर में हमारी आती हैं। आज देख सकते हैं 2002 से लेकर 2007 और फिर 7 से लेकर 12 और 12 से लेकर 17 तक किस तरह से जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है सर, इसके बाद फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट ही जो है वो फूड सिक्योरिटी का जो है वो गोल हमें दे सकती हैं। अगर हमने मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मेथड्स या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लाए तो फूड सिक्योरिटी का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कोशिश कर रही है अपने हिसाब से कि वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो सही मानों में जो है वो कंसेप्ट वो हासिल कर सके, ताकि लोग अच्छी तरह से फूड सिक्योरिटी में आ जाएं और हिंदुस्तान इतना फूड प्रोड्यूस करे वो उसके लिए, और सरप्लस फूड एक्सपोर्ट करने में भी वो कामयाब हो सके। ठीक है सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाटा दिया गया है मिलियन टन्स के हवाले से, अलग अलग फूड ग्रेन्स के हवाले से, राइस, वीट, कोरस ग्रेन्स, पल्सेस। हर नए साल में आप देख सकते हैं कि इसकी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन कुछ को छोड़ के। ठीक है, बीच में कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन हर नए दौर में जो है प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। आप इसको गौर से देखेंगे इस पूरे फिगर को और अपनी जगह पे इसको नोट करके रखेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे, जो ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है कुछ जगहों पे ये उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। हम देख सकते हैं कि हमने जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसकी वजह से हमारी जो है लैंड डिग्रेड हो गई। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या एक्सेस यूज़ ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए, इन सब की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी होगी, लैंड डिग्रेडेशन किए बगैर, वाटर को बिना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए बगैर, एनवायरनमेंट को बिना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए बगैर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है वो डेवलपमेंट अगर करेंगे तब जाके मुमकिन है कि हम पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें फोकस करनी होगी वो है सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि अगर उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ये डेवलपमेंट का जो ये ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है सर, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्लोबलाइजेशन का ये सिस्टम देखें, उसमें क्या फ़र्क पड़ा, उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 90s के दौरान ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स देखने को मिली इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि 90s के दौरान हम एक्सपोज हो गए पूरे वर्ल्ड के साथ, क्योंकि
हमारे जो क्रॉप्स थे या हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम था या जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस थे, चाहे वो रबर, राइस, कॉटन या टी, कॉफ़ी था, ये टिक ही नहीं पा रहा था, हमारे प्रोडक्ट्स टिक ही नहीं पा रहे थे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि उनकी क्वालिटी या उनकी बाकी वो सारी चीज़ें, प्रोडक्शन या प्राइसेस जो थे वो हमसे अच्छे थे या लो थे, जिसकी वजह से हम जो हैं इन नए चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बहुत हद तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन अगर हम पास्ट में चले जाते हैं, 1970 में चले जाते हैं, 19th सेंचुरी में चले जाते हैं, उन दिनों तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की तो क्या कहने थे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए जाते थे, उनको बेचा जाता था, अच्छी मार्केट हुआ करती थी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो क्रॉप्स पूरे वर्ल्ड में हुआ करते थे, कल्टीवेट किए जाते थे, वो टिक नहीं पाते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद, या मैं कहना चाहूँगा कि रिफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के होने के बाद हम बहुत पीछे रह गए। हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस ही नहीं की, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतनी अच्छी तरह से मार्केट में नहीं चल रहे हैं। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम देखें, इन चीज़ों को देखते हुए कि हमें सस्टेनेबल तरीके से ये चीज़ें करनी होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना होगा, ये जो क्रॉप इंश्योरेंस या बाकी सारी चीज़ें करनी होगी, सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स, ऑर्गेनिक मेथड्स इस्तेमाल करने होंगे, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल करना होगा, जिससे प्रोडक्शन भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी और एट द सेम टाइम जो हमारा एनवायरनमेंट है या लैंड डिग्रेडेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। इन चीज़ों को हमें याद रखना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, और इसके साथ साथ जो है ये हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो भी इससे नहीं हो पाते हैं। ठीक है सर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर के पूरे सिस्टम को आपने समझा होगा कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ओवर देयर। ये सारी चीज़ें आपने इस पूरे वीडियो में देखी होंगी, आपने इसको पढ़ा भी हैं, और ओवरव्यू देने के लिए हमने इसको जानबूझ के फिर से आपके सामने लाया। तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।